हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि समानता के लिए संघर्ष के बारे में, जो इसका सेकंड पार्ट है कि इसमें क्या क्या और आगे देखेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था और वहाँ पे आई होप कि आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इन्होंने किस किस तरीके से संघर्ष किया, ठीक है, कैसे कैसे इन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ा, चाहे फिर वो महिलाएँ हों, चाहे दलित वर्ग हों, चाहे जाति धर्म, जिस भी आधार पर जिनको भी भेदभाव का सामना करना पड़ा, उन्होंने अपने समानता के लिए कैसे संघर्ष किए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर माने जाते हैं। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था कि वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे, या कि वे महिलाएं थी, धर्म, जाति और लिंग वे कुछ महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, यानी कि मेन रूप से भेदभाव किस में होता है? धर्म में होता है, जाति में होता है, लिंग में भी होता है। ठीक है, कि पुरुषों की तुलना में आज भी हमारी कंट्री में इतना सब कुछ करने के बाद भी बिल्कुल आप स्पष्ट देख सकते हो कि महिलाओं को नहीं माना जाता है, कि पुरुषों की तुलना में क्या माना जाता है? उनसे कमज़ोर माना जाता है अभी भी। ठीक है, और यही कारण है कि आज भी महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं घटती रहती हैं और कहीं ना कहीं वो इनका शिकार हर जगह पे हो रही हैं। ठीक है, क्या होता है कि वे कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है, यानी कि जातिगत कारण हो गया, धार्मिक कारण हो गया, लिंग भेद का कारण हो गया, जिनके कारण क्या होता है कि हर एक लोग को इनका सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति असम्मान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन होता है, मतलब कि कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी कि जितने भी ये कारण है, यहाँ पे एक तरह की यदि असमानता खत्म होती है तो दूसरी तरह की असमानता समाज में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट हो जाती है। आपने पढ़ा होगा कि दलित यानी कि आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में बीच में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, यानी कि जो भी दलित वर्ग की लड़कियां थी, आदिवासी लड़कियां थी और मुस्लिम लड़कियां थी, हमने उसका डाटा भी देखा था कि वहां पे उनके स्कूल छोड़ने का रेशियो काफ़ी अधिक था, जो कि बीच में ही स्कूल छोड़ देती थी। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले कारणों से पैदा हुई है। ठीक है, यानी कि एक तो गरीबी हो गई, दूसरा सामाजिक असमानता सबसे बड़ा कारण है। गरीबी तो ठीक है, कुछ हद तक की गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन वहाँ पे भी सामाजिक असमानता एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण वो स्कूल छोड़ देती थी। हालांकि अब नहीं कह सकते कि अब स्कूलों में कोई भी लड़कियों या लड़कों के लिए असमानता है, अब समानता का भाव आ चुका है स्कूलों में। तो प्रॉपर्ली आप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो कि वहाँ पे सही ढंग से अब ना तो किसी पे भेदभाव किया जाता है और ना ही किसी को प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, जाति के आधार पर तो वहाँ की स्थिति हालांकि काफ़ी अच्छी सुधर चुकी है। उसके बाद हम बात करें तो समानता के लिए संघर्ष, यहाँ पे क्या बताया गया है कि दुनिया भर में तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि ये वही लोग हैं जो सम्मान के भाव से अब देखे जा रहे हैं, जिनको आज हम पूजते हैं। जितने भी ये हमारे महात्मा गांधी जी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, या की बात करें भीमराव अंबेडकर जी है, जिनको आज हम बिल्कुल सम्मान से पूजा करते हैं। इनकी क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने इनके खिलाफ जो भी हुआ, जितना भी भेदभाव किया गया, ये लोग उसके लिए आवाज़ उठाए और उनके आवाज़ उठाने से हम सबको भला हुआ। ठीक है, यानी हम सबका भला हुआ एक इंसान की आवाज़ उठाने से। यदि वो भी सोच लेते, मैं कभी कभी यही सोचा करती हूँ कि सपोज जैसे हम लोग सोच लेते हैं कि अरे हमारे पड़ोसी के घर में आग लगी है, उसके घर में लगी है, मेरे घर में नहीं लगी, क्या मतलब मेरे को? ठीक है, मैं क्यों परेशान हूँ? लेकिन यदि सपोज आप सोचिए, जैसे हिस्ट्री आप पढ़ते हो, वहाँ पे देखते हो कि लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी जी और भी बहुत सारे ऐसे महान हमारे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। ठीक है, जबकि उनको कुछ नहीं मिल रहा था, वो भी चाहते ना, मतलब आप देखते हो कि वो कितनी बार जेल जाते हैं, फिर भी वो लगातार लगे रहते हैं,
लगातार लगे रहते हैं। तो यदि सपोज आप इमेजिन करो कि वो सोच लेते कि यार मैं क्यों परेशान हूँ, जाने दो, जैसे सब बैठे हैं मैं भी बैठ जाता हूँ और जो होगा देख लेंगे, तो क्या हम आज कह पाते कि हम आज़ाद हैं? बिल्कुल नहीं कह पाते, ठीक है। तो यहाँ पे है कि उन्होंने संघर्ष किया, ठीक है। उन्होंने अपने जो भी उनके खिलाफ हो रहा था आवाज़ उठाई, और जब आवाज़ उठाई तब उससे हम सबका भला हुआ। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपके सामने जो भी होता रहता है उसे बिल्कुल मूक बधिर बन के मत देखा करिए कि मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा है। यदि सपोज आज का ज़माना ऐसे है कि किसी के घर की लड़की के साथ यदि कोई बदतमीजी कर रहा है तो हम उसकी फ़ोटो सेल्फी लेके चले आते हैं। क्या सोचते हैं, मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा, मेरी बहन तो सेफ है। लेकिन जिस दिन आप सोचो कि वो तो जो समाज के असामाजिक तत्व हैं वो आपकी बहन को भी नहीं बख्शने वाले हैं, और यदि कभी गलती से आपकी बहन फंस गई वहाँ पे, तो फिर उस टाइम क्या करोगे आप? कोई दूसरा देखेगा, यही सोचेगा चलो मेरी बहन तो है ही नहीं, जाने दो। तब उस टाइम क्या होगा? यानी कि कोई भी उस दलदल में जा सकता है, ठीक है। यदि आपने देख के वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई है तो वहाँ पे कोई आपका भी सगा संबंधी जा सकता है। ये मत सोचना कभी कि यदि उसकी बहन है तो मेरी बहन उस जगह पे नहीं हो सकती है, कभी हो सकती है, ठीक है। यानी कि ऐसे लोगों को कभी भरोसा ही नहीं रहता है कि वो आपकी बहन को या हमारी बहन को छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें कभी भी कहीं भी यदि कोई गलत काम होता है, वहाँ पे मैं बहन का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, यदि कुछ भी होता है, किसी को किसी भी तरह का भेदभाव किया जाता है, हमको हर एक उसमें बिल्कुल अंधे बन के नहीं रखना चाहिए कि यार मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा, जाने दो, छोड़ दो इसको, मरेगा ये, जो होगा देख लेगा, ठीक है। तो ये जो सोच है वो अपनी निकालनी पड़ती है, और यही सच्ची समाज सेवा है। हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप क्यों करना चाहते हो, बड़ा हम गर्व से कहते हैं कि सर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ रियल लाइफ में भी यदि सच्चे सेवक हैं सो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि कभी ऐसा मौका मिलता है तो वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यदि देखते हो कभी, तो भगवान करे ऐसा देखो ही ना, और यदि देखने को मिलता है कभी तो ज़रूर किसी न किसी की हेल्प आप लोग किया करें, ठीक है। और आगे यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि हम इनका सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो बुलाएंगे। यदि आप ही किसी के लीडर बन जाओ, आपको ही सब लोग बुलाएंगे कि ये मतलब बहुत अच्छा आदमी है, बहुत विश्वास, मतलब इस पे मेरा विश्वास है, अच्छा है कि मैं यदि इसके पास जाता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम उस तरीके से काम करने लगते हैं तो लोग क्या करते हैं, हमारी पूजा करने लगते हैं। भगवान कौन होता है? भगवान वही होता है जो अच्छे काम करता है, ठीक है। मतलब लोगों को समझता है, लोगों से अत्याचार नहीं सदाचार करता है। आप यदि किसी के लिए, किसी गरीब के लिए उसके घर का 2 वक्त का खाना ले जाके दे देते हो, उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हो, तो उसके लिए वो राम जी भगवान नहीं होंगे, भगवान आप होंगे, ठीक है। वहाँ पे वो राम को पूजने नहीं रहेगा, आपको ही पूजा करेगा और यही बोलेगा कि हमारे भगवान तो यही है, हमारे अन्नदाता तो यही है, क्योंकि भगवान वही होते हैं। राम भी एक क्या थे, ह्यूमन, मतलब की बात करें तो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही उन्होंने भी अपना सब कुछ दिखाया, और हो सकता है कि एक नॉर्मल इंसान ही भगवान बन गए। तो यहाँ पे भगवान का मतलब यही होता है कि हम लोग किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी पे अत्याचार ना करें, देख रहे हैं तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। और यदि हम करते हैं तो बिल्कुल आप लोग यदि कभी करके देखिएगा, ट्राई करिएगा, यदि मेरी बात झूठ लगी तो किसी गरीब की जिसके यहाँ खाने को भी ना हो, अब ऐसा नहीं है कि आप जाओ जिसकी अच्छा 4 टाइम का खाना खाते हो उनको दे दो, उनके लिए तो आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। मतलब वो ज़रूरत, कोई भी चीज़ देना चाहिए तो ज़रूरतमंद को देना चाहिए, ना कि जिसके पास भरा पड़ा हुआ है उसको देना चाहिए, ठीक है। और यदि आप ज़रूरतमंद को एक भी रोटी दे के आओगे ना, वो आपको ही भगवान समझेगा और किसी की पूजा नहीं करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं, ठीक है। जब भी वो समानता की लड़ाई लड़ते हैं तो बड़ी संख्या में लोग उनके साथ रहते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहाँ पर लोग ऐसे मुद्दों पर, मतलब मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए।
जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। ठीक है, अध्याय 5 में हमने पढ़ा कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है। ठीक है, वहाँ पे भी हमने देखा था कैसे वहाँ का आंदोलन उन्होंने किया, जहाँ लोग अपने अधिकार के साथ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं, यानी कि गाथाएं जो भी है हमारे पास हैं, जिनमें बड़ी मतलब की बात करें, बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतिहर मजदूरों, झुंगी वासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, ऐसे तमाम जो भी उदाहरण हैं आपके सामने हैं। बिल्कुल आप इतिहास पढ़ोगे, यहाँ पे भी हमने पढ़ा, प्रयास किए, मतलब प्रयास भी हमारे सामने हैं, जहाँ लोगों ने मिलजुल कर क्या किया, संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। ठीक है, यानी कि उन्होंने मिलजुल कर जब इकट्ठा होके काम किया तो ये सारे काम वो क्या कर सके, अच्छे तरीके से कर सके, सहकारी संस्थाएं खड़े कर सके। तो वहाँ पे यदि आप सपोज एक आपके पास एक हाथ है, ठीक है, यानी कि एक उंगली है तो वो सिर्फ एक ही रहेगी। यदि पांचों उंगलियां मिल जाती हैं तो एक मुट्ठी बन जाती है, यानी कि आपकी मुट्ठी बन जाई तो यदि बन गई तो ज़्यादा ताकत आ जाती है। ठीक है, और यदि हमारे पास एक उंगली है उसमें क्या होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि पांचों उंगलियां मिला के हमारी एक मुट्ठी बन गई, उस टाइम हमको ताकत बहुत ज़्यादा मिल जाती है। यानी कि एक लोग कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि हम सभी एक हो जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, इसके लिए किसी एक को तो आगे आना होता है, क्योंकि सब भी सोचते हैं कि कौन जाके झमेले में पड़े, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। और ऐसे-ऐसे बहुत से अंग्रेज़ों ने इसी तरह तो लूटा है कि सब सोचते थे मैं क्यों जाऊँ, मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा है। मतलब इतिहास आप पढ़ोगे तो इतने अपने देश के ही लोग उनको पहले यहाँ पे घुसाए, उसके बाद उनको यहाँ पे रहने के लिए जगह दिए। यहाँ से ही उनको छूट मिली और उनको समझ में आने लगा था कि ये इतने कमज़ोर हैं, इतने वीक हैं कि मतलब अपने फ़ायदे के लिए ये अपने भाई की भी जान ले सकते हैं, अपने पिता की भी जान ले सकते हैं। हमने जब आप मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ते हो, वहाँ पे देखते हो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने पिता का या भाई का या अपने चाचा की जान ना लिया हो। ठीक है, सभी ने ऐसे ही राजगद्दी पाई है। किसी ने अपने चाचा को मारा, किसी ने अपने भाई को मारा, किसी ने अपने बहन को मारा, और उस तरह करके उन्होंने अपनी राजगद्दी पाई है। ठीक है, और उसके लिए अंग्रेज आ गए, उनका भी वो लोग सहारा लेने लगे थे, और उनको समझ में आ गया कि अच्छा खासा यहाँ से हम लूट सकते हैं, और उसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया। ठीक है, उसके बाद आप एक झांसी का रानी सीरियल आता था, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि झांसी की रानी में वो 3 जो उनकी भाभियाँ थी गंगाधर की, वो खुद ही यहाँ से अंग्रेज़ों का सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, यानी घर का ही कोई होता है तभी बाहर वाला आके हमारे घर में राज करता है। ये बात आप हमेशा से समझ लो, हमेशा के लिए है कि यदि घर में एकता नहीं है तो तीसरा ज़रूर हमारे घर में आएगा, और उसका ही रौब चलेगा, हमारे घर वालों का नहीं। और जिस दिन हमारे घर में ही एकता है तो किसकी हिम्मत है कि बाहर वाला आके यहाँ पे राज कर ले। ठीक है, वहाँ से 2 लोग आते हैं विदेशों से, वो हमारे यहाँ 200 वर्षों तक राज करते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, 200 वर्षों के बाद ही कुछ हो पाता है, जब किसी ने सोचा समझा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तब। अन्यथा ये लोग तो अपने अपने में ही मरे जा रहे थे कि मैं इसको मरवा दूँ, मैं उसको मरवा दूँ, मेरे को शासन मिल जाए। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि वो किसी के सगे नहीं थे, उनको अपना प्रॉफिट चाहिए था, फिर भी लोग ऐसा करते थे। ठीक है, यानी कि मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है कि यदि हमारा घर बिखर गया, घर में एकता नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि बाहर वाला आपका साथ देगा? बिल्कुल नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। वो तो मौके का फ़ायदा उठाएगा। आपके सामने बिल्कुल राम-राम वाली बात कहेगा, बगल में छुरी का काम करेगा वो, और मौका मिलते ही आपको ही आपके घर से निकाल फेंकेगा। ठीक है? तो इसलिए हमको हमेशा संगठित होके रहना चाहिए, जिसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। बिखर गए तो हम कुछ नहीं है, और संभल गए तो हम बहुत कुछ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तवा मत्स्य संघ क्या था, इसके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो है हमारा जंगल, मतलब कि जब जंगल के बड़े क्षेत्रों में जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ठीक है,
मतलब कि वहाँ पे जो तवा क्षेत्र का था वहाँ पे बहुत अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है, बड़े बड़े बांध बना दिया जाता है। उससे क्या होते हैं कि जो वहाँ के लोग रहने वाले होते हैं, स्थानीय निवासी होते हैं, तो जब उनको हटाएंगे तभी ये काम मतलब वहाँ का निर्माण करेंगे। तो उनको अब नई जगह में जाना, नई जिंदगी फिर से शुरू करना उसी तरह बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब थे। ठीक है, जो भी वहाँ पे रह रहे थे, बहुत से ज़्यादा लोग क्या थे, गरीब थे। शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियां जहां गरीब रहते थे उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इसी सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। ठीक है, अब जब यहाँ रहने का ही ठिकाना नहीं है तो पढ़ने की तो कोई सोच भी नहीं सकता है। अब जब यहाँ से निकाल दिया गया इनको, और कहीं ऐसा भी नहीं बताया गया कि आपको निकाला जा रहा है तो आप वहाँ जाके रह लेना या कहीं पे जगह दी जा रही है, बस उन्होंने अपनी जगह खाली करवा ली। उसके बाद वो कहाँ रहे कहाँ ना रहे, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चों की लाइफ तो खराब होती ही है, साथ ही जो भी अन्य होते हैं तो उनकी भी पूरी ज़िंदगी खराब होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसको माना नहीं था। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ था कि लोगों और समुदायों का विस्थापित हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। ठीक है, संगठित होकर, मैंने बताया ना कि आप एक रहोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आप एक से दो भी हो गए ना, एक और एक 11 होते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो जो संगठित होकर सबने लड़ाई की और सामने आए, देश में ऐसे बहुत से बात करें हम तो संगठन हैं जो विपत्तियों यानी कि विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या था कि छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जियोग्राफी का भी आपका क्वेश्चन तैयार हो गया कि जो तवा नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से तवा नदी निकलती है। ठीक है, होशंगाबाद में नर्मदा से मिलते हैं और इसके बाद क्या होता है कि बैतूल होती हुई जाती है। तवा पर एक बांध का निर्माण कब हुआ था, 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हो चुका था। ठीक है, जंगल के बड़े हिस्से के साथ बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। ठीक है, इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वो बहुत थोड़ा कमा पाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि वहाँ की कृषि कैसे डिस्टर्ब होती है, जो बांध बनाया जाता है। तो यदि आप में से जो भी दिव्य एजुकेशन चैनल ज्वाइन किया होगा, यूट्यूब पे है, आपको सर्च करोगे वहाँ पे मिल जाएगा। मैंने जियोग्राफी जितना भी है इंडियन जियोग्राफी, उसको मैं पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है, हालांकि उसके कुछ चैप्टर ही बचे हुए हैं जो करवा दूंगी मैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अच्छी तरीके से मैंने वहाँ पे समझाया भी है पूरा, जितना भी जियोग्राफी का है विथ मैप, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करोगे दिव्य एजुकेशन तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो सारे मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ कि आखिर ये बांध जो कृषि मतलब कि कृषि नष्ट होती है वो कैसे होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम बांध बनाते, बड़े बड़े बांध बनाते, ठीक है, उनके पीछे का जलाशय बन जाता, बहुत बड़ा क्षेत्र जो होता है वो जलमग्न हो जाता है, जिसे हम जलाशय कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे हमने बांध बनाया, ये हमारा बांध तैयार हुआ और इसके पीछे का जो क्षेत्र है वो पूरा जलमग्न हो गया, इसे ही हम क्या कहेंगे। और थोड़ा बहुत क्षेत्र जलमग्न नहीं होता, बहुत बड़ा क्षेत्र उसका एरिया जो होता है जलमग्न हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जलाशय कहते हैं। और आपने भाखड़ा नांगल बांध पढ़ा, उसके पीछे का जलाशय, और हीराकुंड बांध उसके पीछे का जलाशय, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप अब यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी में जाना उतना वो नहीं है। आप वहाँ से जाके पूरा कवर कर सकते हो, मैंने वहाँ पे आपको समझाया हुआ है। तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे दिव्य एजुकेशन, तो उसमें से आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे जियोग्राफी के, तो आप देख सकते हो। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे बस आप इतना समझो कि जब भी बांध बनाते हैं हम, तो यहाँ से इसके पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय बन जाता है। ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र पीछे का उसके जलमग्न हो जाता है, जो कि क्या होता है, वहाँ पे फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। मतलब
जो भी हमारी कृषि वगैरह होती है वो फिर ये ही समझो कि वहाँ पे अब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए इनको और नुकसान हुआ, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो 1994 में क्या होता है कि सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को क्या किया गया कि मंगाया गया, ठीक है। वहाँ से ले आए जो सस्ते काम करते, और ठेकेदार ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया, ठीक है। लोगों को वहां से हटने को तैयार नहीं थे, जो भी वहां के लोग थे वो हटने को तैयार नहीं थे। तो क्या हुआ कि गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया, ठीक है। इस तरह क्या हुआ कि तवा मत्स्य संघ नाम के संगठन को बनाया गया। जब उन्होंने देखा कि ये लोग एक तो वहाँ की ज़मीन हड़प लिए, उनको कोई काम नहीं मिला, तवा नदी से वो मछली पकड़ के अपना गुजारा करते थे, वहाँ पे बांध बना दिया गया, ठीक है। वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि ये ऐसा कर रहे हैं, यानी कि जो स्थानीय मजदूर हैं उनको काम नहीं दे रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, उनको सस्ते दामों में मतलब कि उनका कम मजदूरी देते थे जिनको बुलाते थे, ठीक है। तो इनको क्या लगा कि अब चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला, अब तो हमारा सब कुछ छिन चुका है, अब हमारे पास कुछ छीनने को नहीं है, तो फिर डर किस बात का, ठीक है। अब जब हमारा सब कुछ नष्ट ही हो चुका है तो हम डर के भी क्या करेंगे, मरना तो है ही है, संघर्ष करके ही मर जाएं, अच्छा होगा। उन्होंने बस यही ठान के जब संघर्ष किया, अपनी एक संस्था बनाते हैं। कौन सी संस्था बनाते हैं? तवा मत्स्य संघ नामक एक संस्था बनाते, ठीक है। इससे क्या होता है कि नवगठित तवा मत्स्य संघ जो भी था TMS ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए, ठीक है। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू कर दिया, यानी कि हमने देखा भी था कि जो भी आंदोलन है हम कई तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अपनी बात को मनवाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं, रोड पे बैठ सकते हैं, धरना दे सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, हमको सब कुछ पावर है, हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, और ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और यहाँ हमको सब कुछ अधिकार है। यदि हम अपने पे आ जाएं तो हम सब कुछ मनवा सकते हैं सरकार से, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि गलत ही मनवाएंगे, लेकिन हमारे हक के लिए जो है उसको तो हम मनवा ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने चक्का जाम शुरू कर दिया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने के लिए क्या किया, सरकार को वहां पे मतलब कि उनकी अनुशंसा की। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि तवा बांध में जो जलाशय बना, जो मैंने अभी आपको समझाया, वहाँ पे जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनको मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाए। तो कब दिया जाए? जब उन्होंने ये संघर्ष किया। 2 महीने बाद क्या होता है कि सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के 5 वर्ष का पट्टा यानी लीज देना मतलब कि स्वीकार कर दिया। और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ, ठीक है। यानी कि पहले तो उनको जलाशय में दिया गया कि आप मछली पकड़ सकते हो, उसके बाद उस बांध में भी दिया गया। और जलाशय और बांध एक ही नहीं है, ठीक है, दोनों में ही अंतर है। बांध बनाया जाता है, बांध के पीछे जलाशय बहुत अपने आप बनाया नहीं जाता। जलाशय वो अपने आप जलाशय का मतलब कि बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिसे हम जलाशय कहते हैं, तो उसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था, पूरा पट्टे पे दे दिया था कि आप लोग मतलब 5 वर्षों के लिए 6 वर्षों के लिए कि यहाँ पे आप लोग मछली पकड़ सकते हो। तो बात करें तो सही अर्थों में तवा वाले लोगों के लिए 2 जनवरी 1997 से ही नवा वर्ष शुरू हुआ, ठीक है। यानी कि न्यू ईयर उनका आरंभ होता है। तवा संघ मत्स्य संघ TMS के साथ जुड़कर मछुआरों ने क्या किया कि लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया, यानी कि आमदनी दर्ज की। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई, ठीक है, जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती थी। और यह सहकारी संस्था क्या होती, सरकारी नहीं सहकारी यहाँ पे है,
इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव की जरूरत के लिए क्या किया कि मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए क्या हुआ कि साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने जो एक संघ बनाया गया था, ये संघ का नाम है, ठीक है, तवा मत्स्य संघ ने इस बात का भी व्यवस्था की कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने और स्थितियाँ मिले। टीएमएस ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी है कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं, ठीक है। यानी कि जब लोगों के पास अच्छा रोजगार हो, अच्छी व्यवस्था हो, तो वो पूरा उसके मतलब अपने जीवन के अच्छे गुणों को भी अच्छा बनाते, मतलब कि अपना जीवन भी सही ढंग से करते हैं। क्योंकि हमारे पास जितनी कम आय होगी हम उस हिसाब से जिएंगे, लेकिन जितनी अधिक आय कि उस हिसाब से अपना जीते, ठीक है। हालांकि ये है कि आप अंदाज किए होंगे कि हमारे पास जितना भी पैसा आता है वो खर्च हो ही जाता है, ठीक है। यदि हमारे पास कम पैसा आ रहा है तो हम साइकिल में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा आ रहा है तो फिर बिना बाइक के हमारे पैर नहीं चलते, और यदि उससे भी ज़्यादा आ रहा है तो फिर मेरे पास कार तो होनी चाहिए। यानी कि पैसा आ रहा है तो हमारी इच्छाएँ भी बढ़ रही हैं, और उसी के चलते फिर हमारा क्या होता है, पूरा ये चलता रहता है, ठीक है।